हाय फ्रेंड, मैं अपूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कंप्यूटर जनरेशंस और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर होगा थर्ड, यानी कि ये आपका चैप्टर सेकंड होगा। सॉरी, ये चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बताया था, फिर उसकी मैंने जो उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह से मैंने लिए थे वो बताए थे किस टाइप के आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब क्या है, टर्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब टॉपिक्स वगैरह और सब एग्जांपल वगैरह सब कुछ मैंने बताया था। अब इस चैप्टर सेकंड में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं, उसके बाद इन पे बेस्ड जो एमसीक्यू बनेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर वगैरह में आए हुए हैं वो हम लेंगे। तो देखते हैं। ठीक है, इस लेसन में हम आपको कंप्यूटर जनरेशन की पूरी जानकारी देंगे और साथ में प्रत्येक पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं और कुछ कंप्यूटरों के नाम भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर देखेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, तो दोनों लोग मतलब इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को बताती जाऊँगी। मैटर बस थोड़ा सा हिंदी में है और इंग्लिश में भी है साथ साथ में। ठीक है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी? 1946 में, तो ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, फिर क्योंकि इस समय दो महान लोग JP एकर्ट एंड JW मॉची ने वैक्यूम ट्यूब पर आधारित पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया था। ठीक है, अब वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार 1904 में जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने किया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में इसी वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। तो एक आपको ये डेट याद रखनी है 1946 में, और एक आपको ये याद रखना है कि कंप्यूटर जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और वो आपको नोट करना है। ठीक है, अब इसमें पंच कार्ड, पेपर टैप एंड मैग्नेटिक टैप को इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसको, पंच कार्ड को, पेपर टैप को और मैग्नेटिक टैप को किस तरह इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, और फिर ये भी याद रखना है, आपको नोट करना है, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटरों में मशीनी भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज का जो इस्तेमाल था वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में होता था। ठीक है, और मैग्नेटिक ड्रम्स का उपयोग मेमोरी के लिए किया जाता था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था और मशीनी भाषा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता था। ठीक है, अब प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं थी तो ये जान लेते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था, भंडारण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल, पंच कार्ड इनपुट आउटपुट के लिए प्रयोग, आकार बहुत बड़ा और वजनी, मशीनी भाषा का प्रयोग, AC की ज़रूरत, बहुत महंगे और विश्वसनीय नहीं थे, लगातार रख रखाव की ज़रूरत थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम कौन कौन से थे। तो ये थे यहाँ पे ENIAC, एडवेक, यूनिवैक, IBM 701 और IBM 650। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम थे उनके। ठीक है, अब यहाँ पे जो ENIAC है इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल, यहाँ पे न्यूमेरिकल होगा, यहाँ पर न्यूमेरिकल, आप लोग इसे थोड़ा करेक्ट कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल, और फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड की जगह इंटीग्रेटर लिख लेना, INTEGRATOR। ठीक है, TED की जगह पर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये सही है, बस यहाँ पर न्यूमेरिकल CA के बाद AL लगा लेना, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। ये भी एग्जाम पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट टर्म बता रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, थ्योरी का। ठीक है, तो आप लोगों को वो नोट करते जाना है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखें हम अगर यहाँ पर, तो कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की समय अवधि कब थी? 1956 से 63 मानी गई है। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका यूज हुआ? ट्रांजिस्टर का। तो ये आपको नोट कर लेना कि प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, दूसरे में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। ठीक है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1947 में विलियम शॉकले ने किया था। ठीक है, अब कंप्यूटरों में प्राइमरी एवं सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल होने लगा। ठीक है, इस सेकंड जनरेशन में क्या होने लगा था? कंप्यूटर में प्राइमरी और सेकंड मेमोरी का इस्तेमाल होने लगा था। वे असेंबली एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने लगे थे तथा उनमें मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का प्रयोग होने लगा था। तो ये भी आपको ये पूरा टर्म याद रखना है। ठीक है, ये वाला पूरा टर्म याद रखना है आपको कि इसमें असेंबली और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होने लगा था या सपोर्ट करने लगा था ये, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें प्रयोग होने लगा था। ठीक है, तो ये दो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है।
और ये भी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल होने लगा था। अब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं जान लेते हैं। तो ये किस पर आधारित था? ट्रांजिस्टर पर। मेमोरी के लिए इसमें क्या था? मैग्नेटिक कोर और टैप का इस्तेमाल था, ये आपको नोट कर लेना है। फॉर्ट्रैन कोबोल भाषाओं का इस्तेमाल होने लगा था, ये भी याद रखना है। आकार अभी भी बड़ा और वजनी था। कूलिंग के लिए एसी की ज़रूरत थी, ठीक है यहाँ पर। और फिर क्या है यहाँ कि कार्य विशेष के लिए उपयोग, प्रोसेसिंग स्पीड में बढ़ोतरी, और यहाँ पर है कि प्रथम पीढ़ी के मुकाबले कम ऊर्जा की ज़रूरत, ठीक है। तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए वो नोट कर लेना है कि फोर्ट्रैन कोबोल यहाँ पे भाषाओं का इस्तेमाल होने लगा था, और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक कोरेंट टैप का इस्तेमाल, ये नोट करना है, ठीक है। अब दूसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के हम नाम जान लेते हैं कि कौन से थे उनमें। तो वो थे यहाँ पे जैसे हनीवेल 400, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3000 सीरीज, यूनिवैक 1108, IBM 1400 सीरीज और मार्क 3, ठीक है। तो इस टाइप से जो ये कंप्यूटर थे ये दूसरी पीढ़ी के थे या दूसरे सेकंड जनरेशन के थे। अब यहाँ पर आ जाते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, तो जान लेते हैं। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो वो क्या है? तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या है और कौन से इसमें क्या क्या यूज हुआ था, ठीक है। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की जो समय अवधि थी वो कब थी? 1964 से 71 मानी गई है, ठीक है। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, ये आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक है, पर आधारित थे। IC का आविष्कार एक इंजीनियर जैक किल्बी ने किया था। एक अकेली IC में बहुत सारे ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर समाहित होते हैं, ठीक है। एक IC में कितने क्या होता है? ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर समाहित होते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है कि IC के आविष्कार ने कंप्यूटरों का आकार बहुत छोटा कर दिया था। इस पीढ़ी में क्या हुआ था? कंप्यूटरों का आकार क्या हो गया था? छोटा हो गया था। अब इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से पहुंचा सकते थे, और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एवं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इस्तेमाल में और सुधार हुआ था, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन में आ गया था, और इम्प्रूवमेंट हाई लेवल लैंग्वेज और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में और इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ था, ठीक है। तो ये याद रख लेना है। अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। तो वो हैं कि IC पर आधारित था, आकार में छोटे और कम वजनी थे, अधिक भरोसेमंद और खर्चीले थे, रख रखाव में कमी, ठीक है। और यहाँ पर बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन, पास्कल, एल्गोल का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, इन भाषाओं का। फिर ऊर्जा की कम खपत पर AC की ज़रूरत, ठीक है। अब माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल, तो यहाँ पे तीसरी पीढ़ी में हम माउस और कीबोर्ड का इस्तेमाल करने लगे थे, ठीक है। प्रोसेसिंग अन्य पीढ़ियों के मुकाबले तेज़ हो गया था, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है इसमें। और यहाँ पर क्या है? जनरेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल संभव हुआ। जनरल पर्पज़ के लिए हम मतलब कि अपने जनरल पर्पज़ के लिए भी यूज कर सकते थे। पहले सिर्फ जो साइंटिफिक लोग थे वो यूज कर सकते थे साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह के लिए, है ना। और फिर मतलब कि कोई इसे परचेज नहीं कर पाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा वजनी था, महंगा था और बहुत ज़्यादा स्पेस वगैरह घेरता था। फिर इसके बाद उसका उसमें जो मॉडिफिकेशंस हुए, चेंज हुआ, उसके बाद ये जनरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल संभव हुआ इसका, और कार्य क्षमता में इसकी बढ़ोतरी हो गई थी, ठीक है। तो अब देखते हैं तीसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम। तो यहाँ पे जो हैं वो हैं PDP 8, PDP 11, ICL 2900, IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, TDC B16, ठीक है। इस टाइप से ये कंप्यूटर के नाम थी। उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नहीं पूछे जाते हैं। फर्स्ट जनरेशन के जरूर आप देख लेना, वो एडवेक और ENIAC वगैरह, ठीक है, उनके नाम जरूर याद रख लेना, बाकी इनके कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी या फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1971 में, और 1980 तक का समय चौथी पीढ़ी के लिए माना गया, ठीक है। 1971 से 1980 तक इसका समय माना गया था, ठीक है। ये मतलब हर अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से है, किसी में थोड़ी बहुत 1-2 साल आगे पीछे भी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो ये सन वगैरह हैं ये नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इस दौरान IC को और अधिक विकसित किया गया था। इस समय ICs में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर आ सकते थे, और इसकी कार्य क्षमता कितनी थी आपकी यहाँ पर 3 लाख मतलब कि यहाँ पे 30,000 थी, 30,000 ट्रांजिस्टरों के बराबर थी, ठीक है यहाँ पर। तो ये आपको कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर याद रखने के लिए, ठीक है।
बस ये आपको अगर याद रखना है तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि आईसीज में लगभग 5000 ट्रांजिस्टर आ सकते थे, ठीक है। और कार्य क्षमता वगैरह कुछ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और ना ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, इन आईसीज को VLSI, ये आपको टर्म याद रखना है, कहा जाता था, ठीक है। तो जो यहाँ पर चौथी पीढ़ी थी, 4th जनरेशन थी, उसमें जो VLSI थी उनको क्या बोलते, इसमें आईसीज जो थे उनको क्या बोलते थे, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता था, ठीक है। इस तकनीक ने माइक्रो कंप्यूटर की नींव क्या करी, माइक्रो कंप्यूटर की नींव पड़ी, क्योंकि इस समय माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल होने लगे थे, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर इस टाइम पर इस्तेमाल होने लगी थी, ये भी नोट कर लेना। इस समय कंप्यूटर क्रांति लेकर आया और कंप्यूटर आम इंसान तक पहुंचा, ठीक है। फिर यहाँ पे अब देखेंगे चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पर चलते थे, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो किस पर चलते थे, माइक्रो प्रोसेसर पर चलते थे। और इस समय GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये भी आपको याद रखना है, का विकास हुआ, ये भी नोट कर लेना है। और विंडोज़ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ, ये भी नोट करना है आपको। इसी समय में क्या हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों की शुरुआत हुई और आज ये वर्तमान में हैं, ठीक है। ये कंपनी अभी माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल वगैरह ये कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इनका निर्माण 4th जनरेशन में हुआ था और अभी भी ये हैं। और इसमें किसका यूज हुआ था, आईसीज VLSI का, ठीक है। अब चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं यहाँ पर जान लेते हैं। तो VLSI बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित था, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल, अधिक तेज, भरोसेमंद और शुद्ध, आकार में बहुत छोटे और हल्के, इंटरनेट का इस्तेमाल, आम इंसान तक पहुँच, AC की ज़रूरत नहीं, फ़ैन का इस्तेमाल, C++, .NET जैसी भाषाओं का इस्तेमाल इसमें होने लगा था, ठीक है। और कम खर्चीले, तो इस टाइप से ये इसकी विशेषताएं थी, तो ये भी आप लोग देख लेना, ठीक है। जैसे ये सब देख सकते हैं कि 4th जनरेशन में C++, .NET भाषाओं का इस्तेमाल होने लगा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे चौथी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम क्या हैं या क्या थे, ठीक है। तो IBM 4341, DEC 10, स्टार 1000, PUP 11, है ना, मशीनटॉस, PCs, इस टाइप के ये नाम थे। अब यहाँ पे कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आप इस डिवाइस पर इस लेसन को पढ़ रहे हैं, वह 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। जैसे आप ये जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो डिवाइस किसकी है, 5वीं पीढ़ी की है, ठीक है। अपन क्योंकि 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की 5th जनरेशन अभी चल रही है, ठीक है। तो 5वीं पीढ़ी की जो समय अवधि थी वो कब से मानी जाती है, 1980 से मानी जाती है। और इस कालखंड में जो कंप्यूटर थे वो क्या हो गए थे, ULSI, ठीक है। ये याद रखना है, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा था इसमें, ठीक है। तो ये याद रखना है, ULSI बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा था यहाँ पर, और जिसमें ये बहुत तेज़ और छोटे हो गए थे, क्योंकि एक ULSI बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर में 1 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, ULSI बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर 5th पीढ़ी में हो रहे हैं। और 5th जनरेशन्स में अपन लोग अभी हैं जो यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर वगैरह, वो सारे 5th जनरेशन्स के हैं, ठीक है। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर को हम इंसानों की तरह सोचने लायक बनाया जा रहा है, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स आदि तकनीकों का लगातार विकास और प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर और आगे देखते हैं। तो आज के कंप्यूटर एक हाथ घड़ी के आकार का होता है, ठीक है, और कम खर्चीले भी हैं, जिसमें लगभग हर इंसान खरीद सकता है। आज कंप्यूटर दुनिया के हर इंसान तक किसी न किसी रूप में पहुंच चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या हैं। तो ULSI बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है, हल्के, सस्ते, भरोसेमंद और तेज, अधिक शुद्ध, इस्तेमाल में आसान, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल, मल्टीमीडिया, टच स्क्रीन, वेब, वॉइस कंट्रोल का प्रयोग, ना के बराबर रख रखाव, ऊर्जा का कम इस्तेमाल, C++, जावा, .NET, ASP का इस्तेमाल, कृत्रिम बुद्धि का विकास, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का विकास, तो ये सारे इसमें हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 5वीं पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम क्या क्या हैं। तो यहाँ पे 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटरों के नाम हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये अभी के हैं तो पूछ सकते हैं आपके। डेस्कटॉप PCs, मैकबुक्स, लैपटॉप्स, नोटबुक्स, अल्ट्रा बुक्स,
क्रोम बुक्स, आईफोन, आई वॉच, ये सारे इस टाइप के कंप्यूटर, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम वगैरह हैं। तो इस टाइप से ये जो पूरी आप लोगों के लिए 5th जनरेशन तक की वीडियो थी मतलब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पर बेस्ड, ये सारी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैंने बता दिए, क्या क्या आप लोगों को याद रखना है। जैसे यहाँ पे 5वीं पीढ़ी के जो थे तो आपको ये भी याद रखना है, ये नोट कर लेना है ना। इसमें इस्तेमाल हुआ GUI पर आधारित है, अल्ट्रा ULSI बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है, और ये सारे इसमें मल्टीमीडिया वगैरह का यूज़ होने लगा है, क्योंकि इन्हीं से अब जो मैं वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट, उसमें मैं इसी से बेस्ड MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाऊंगी। तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि इन्हीं से बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आते, चाहे वो CPCT हो, चाहे ITIT हो, कोपा ट्रेड से हो, या फिर जो आपके और भी अदर एग्ज़ाम हैं जिनमें कंप्यूटर के 15-16 क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सब इंजीनियर वगैरह में 14-15 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, और ग्रुप 2 वगैरह में आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। तो इस टाइप से ये कंप्यूटर वगैरह का जहाँ जहाँ यूज है वो सारे मैंने आप लोगों को बताया कि किस टाइप से आते हैं, सबके लिए कॉमन है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।